काया अपने भाई किट के लिए नाश्ता बनाती है। किट माँ को याद कर दुखी है जो 1 साल पहले गुजर गई थी। काया उसे दिलासा देती है कि माँ हमेशा उनके दिलों में रहेंगी। काया पिता को बताती है कि वह टेसा से मिलने जा रही है। वह उनसे किट का ख्याल रखने और उसका इंसुलिन इंजेक्शन साथ रखने को कहती है। पिता उसे भरोसा दिलाकर पैसे देते हैं, पर वह यह कहकर मना कर देती है कि उसके पास पर्याप्त पैसे हैं। फिर काया कार में बैठकर टेसा के पास निकल जाती है। टीसा उससे कहती है कि वे 2 लड़कों से मिलेंगी। वह उसे बताती है कि वह कल रात एक पार्टी में उनसे मिली थी। टीसा काया को खुश रहने के लिए नशीले पदार्थ लेने का सुझाव देती है, लेकिन काया मना कर देती है। इसके बाद काया और टेसा जूलियन और जेंडर से मिलने जाती है। टेसा ने काया का परिचय कराया और उन्होंने स्वागत किया। काया हैरान रह गई कि वे जेट स्की की सवारी पर जा रहे हैं। उसे तब और बड़ा झटका लगा जब पता चला कि वे द्वीप जा रहे हैं। टेसा ने काया को मनाने की मिन्नत की। उसने बताया कि यह ट्रिप एक सरप्राइज था, क्योंकि माँ के गुजरने के बाद से वह काफी गुमसुम थी। उसे रिलैक्स करने के लिए बाहर घूमने की जरूरत है। ट्रिप में देर नहीं होगी, वे सूर्यास्त से पहले लौट आएंगे। काया टीसा को बहुत पसंद करती है, उसकी बात नहीं टाल सकती। वह भाई किट को फोन कर बताती है कि उसे लौटने में देर होगी। जब किट को जेट्स की ट्रिप का पता चलता है तो वह भी साथ जाना चाहता है। टेसा आकर काया को किट से वादा करते सुनती है कि अगली बार उसे साथ ले जाएगी। उसके बाद टेसा जूलियन की बाइक पर और काया जेंडर के पीछे बैठ जाती है। वे खुशी से यात्रा शुरू करते हैं। द्वीप पर जूलियन टेसा से मेक्सिको की बातें करता है। काया जानती है कि जेंडर नाव से दुनिया घूमना चाहता है। काया बताती है कि माँ के बाद से वही किट का ख्याल रखती है। लगता है काया और जेंडर एक दूसरे को पसंद करते हैं। फिर वे समुद्र में तैरते हैं। वे पानी के अंदर गोता लगाते हैं और मछलियों और मूंगा चट्टानों के नजारे का आनंद लेते हैं। उसके बाद वे द्वीप के चारों ओर जेट स्की की सवारी करते हैं। उस दौरान जूलियन बहुत तेज गाड़ी चलाता है। बहुत तेज रफ्तार के कारण वह और टेसा मोटरसाइकिल समेत समुद्र में पलट जाते हैं। उस समय जेंडर का पूरा ध्यान काया पर होता है। अचानक वह जूलियन से टकरा जाता है और वे सब समुद्र में गिर जाते हैं। उसके बाद काया टेसा को ढूंढती रहती है जब तक कि वह उसे मिल नहीं जाती। वह पास जाकर देखती है उसके पेट पर चोट है। फिर वे जेंडर और जूलियन को ढूंढने लगते हैं। अचानक मोटरसाइकिलें समुद्र में डूबती दिखती है। तभी जेंडर पानी की सतह पर तैरता दिखता है। वे उसके पास पहुँचते हैं। वह बुरी तरह घायल है। जूलियन को पुकारते हैं पर कोई जवाब नहीं मिलता। तभी पता चलता है कि जूलियन मर चुका है। उसकी लाश समुद्र में डूब गई। इसके बाद काया और टीसा पूरी ताकत से मदद के लिए चिल्लाती है। तभी काया को एक मछली पकड़ने वाली नाव दिखती है। वह जोर से चिल्लाती है ताकि नाव का मालिक उन्हें सुन सके। तभी नाव का मालिक रे उन्हें देख लेता है। वह उनके पास आकर उन्हें अपनी नाव पर ले लेता है। ऐसा लग रहा है कि जेंडर को गंभीर चोट आई है। रे उन्हें शांत करता है और काया से पूछता है कि क्या हुआ। वह उसे बताती है कि उनका जेट स्की का एक्सीडेंट हो गया था और उसे बताती है कि उनका एक दोस्त मर गया और समुद्र में डूब गया और वह उससे कहती है कि उन्हें अस्पताल जाना चाहिए। वह उससे पूछती है कि क्या वह उनके लिए मदद बुला सकता है। रे मान जाता है और मदद के लिए संदेश भेजने चला जाता है। लेकिन जब वह कंट्रोल रूम में जाता है तो ऐसा लगता है कि वह किसी खास चीज के बारे में सोच रहा है। वह मदद नहीं मांगता और कमरे से उन पर नजर रखता है। फिर टीसा बाथरूम जाती है और उसे देर हो जाती है। काया उसे देखने के लिए उसके पीछे जाती है। उसे ढूंढते समय वह देखती है कि वॉकाई टॉकाई काम नहीं कर रहा है। रे आता है और काया उससे टीसा के बारे में पूछती है। वह उसे बताता है कि वह अभी भी बाथरूम में है। वह उससे पूछती है कि क्या उसने मदद के लिए कॉल किया है। वह उसे दिलासा देता है कि उसने वाकई ऐसा किया है। वे खुशकिस्मत है कि उसने उन्हें ढूंढ लिया। यहाँ समुद्र में टिकना मुश्किल है क्योंकि यह जगह खतरनाक और शार्क से भरी है। ऊपर पानी की लहरें इतनी तेज हैं कि उन्हें दूर बहा ले जा सकती हैं। काया को शक होता है पर वह छुपा लेती है। वह पूछती है कि किनारे कब पहुँचेंगे। वह तसल्ली देता है कि बस कुछ मिनटों में निकलेंगे। अचानक वह उस पर हमला कर उसे बेहोश कर देता है। काया विरोध करती है पर नाकाम होकर बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद काया को होश आता है और वह नाव के एक कमरे में बंद है। पास ही टीसा को देखती है जिसे भी रे ने बेहोश किया है। जैसे ही टीसा को होश आता है उसे अपने पेट में बहुत तेज दर्द महसूस होता है।
वे दोनों डरे हुए हैं और उन्हें नहीं पता कि रे उनके साथ क्या करेगा। काया आगे बढ़ती है और सीढ़ी चढ़कर कमरे की छत पर बने छेद तक पहुंचती है। वह उसे खोलने की कोशिश करती है लेकिन नाकाम रहती है। फिर काया छत में कोई और रास्ता ढूंढने लगती है ताकि वे बाहर निकल सके। तभी टीसा उसे आवाज देती है तो वह उसके पास चली जाती है और तब टीसा उसे कमरे में रखा एक लकड़ी का तख्ता दिखाती है और उस पर मदद के लिए एक संदेश लिखा होता है। तो उन्हें समझ आ जाता है कि उनसे पहले कोई इस कमरे में था। इसका मतलब है कि रे को अगवा करने वाले वे पहले लोग नहीं हैं। उस समय टीसा डर जाती है और रोने लगती है, लेकिन काया उसके पास जाती है और उसे शांत करने के लिए गले लगा लेती है। थकान के कारण टीसा सो जाती है। काया को कमरे में एक धारदार चीज मिलती है जिसे वह अपने पास रख लेती है। थोड़ी देर में रे दरवाजा खोलकर रस्सी से बंधा बक्सा नीचे लटकाता है। उसमें खाना होता है। काया पूछती है कि वह क्या चाहता है, पर रे कोई जवाब नहीं देता। वह कहती है जेंडर को डॉक्टर और तुरंत इलाज की जरूरत है। रे के ये बताने पर कि डॉक्टर आ रहे हैं, काया हैरान रह जाती है। वह बीमार भाई की देखभाल के लिए उसे जाने देने की विनती करती है। काया सीढ़ियों की ओर भागती है, पर रे चिल्लाकर कहता है कि उसने नियम तोड़े हैं, इसीलिए उन्हें खाने से वंचित रखा जाएगा। वह खाने का डिब्बा वापस खींच लेता है और कमरे का दरवाजा बंद कर देता है। काया दरवाजा खटखटाती रहती है और रे को पुकारती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। थोड़ी देर बाद काया को एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। वह कमरे की दीवार के पास जाती है और उसे पता चलता है कि यह एक नाव के जहाज के करीब आने की आवाज है। उसी पल रे उस नाव को अपनी तरफ आते हुए देखता है। पता चलता है कि नाव का मालिक समुद्र में लंगर डाल रहा है। फिर वह एक छोटी नाव में सवार होकर रे के जहाज की ओर बढ़ता है। यहाँ हमें पता चलता है कि यही वह डॉक्टर है जिसका रे इंतजार कर रहा था। डॉक्टर जहाज के डेक पर आता है और जेंडर की जांच शुरू कर देता है। रे ने डॉक्टर को बताया कि जेंडर जेट्स की हादसे में घायल हो गया है। फिर वे काया और टेसा के कमरे में गए। डॉक्टर ने पूछा, घायल कौन है? रे ने कहा, टेसा। डॉक्टर ने पास जाकर पूछा, कैसा महसूस हो रहा है? उसने कहा, पेट में दर्द है। डॉक्टर ने उसे लेटने को कहा ताकि जांच कर सके। टेसा डरी और सहमी हुई है, लेकिन काया उसे दिलासा देती है और सोने में उसकी मदद करती है। डॉक्टर की जांच करने के बाद वह उसे बताता है कि उसकी पसलियों में चोटें आई हैं। उस दौरान काया का ध्यान रे के पास मौजूद चाकू पर होता है। रे उसे देख लेता है और पूछता है कि क्या उसे चाकू चाहिए, लेकिन काया चुप रहती है और उसे कोई जवाब नहीं देती। उसके बाद रे और डॉक्टर कंट्रोल रूम में जाते हैं और तभी डॉक्टर रे को पैसे देता है। यहाँ हमें पता चलता है कि यह डॉक्टर अंगों और इंसानों की तस्करी का काम करता है। डॉक्टर रे से कहता है कि जेंडर और टेसा उसके लिए कोई खास मायने नहीं रखते। काया सबसे अहम है क्योंकि वह उसे मानव नीलामी में ऊंची बोली पर बेचेगा। फिर वे जेंडर को ले जाकर नाव के डेक पर मजबूती से बांध देता है। डॉक्टर आता है और उसे बेहोश कर देता है। फिर वह उसका पेट खोलने और उसके अंग निकालने के लिए एक छोटी आरी उठाता है। तभी काया कमरे के दरवाजे से यह सब देख लेती है। वह चिल्लाने और दरवाजा पीटने लगती है। वह पूरी तरह टूट चुकी है और जब काया से उसे पता चलता है कि जेंडर के साथ क्या हो रहा है तो तीसा भी टूट जाती है। उसके बाद वे दोनों बैठ जाते हैं, बहुत डरे हुए होते हैं और रोने लगते हैं। तभी तीसा काया से माफी मांगती है और कहती है कि जो कुछ भी हो रहा है उसकी वजह वही है। काया उसे गले लगा लेती है और कहती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है और उसी पल काया को उनके सामने वाले बिस्तर पर इक्को के अवशेष दिखाई देते हैं। उसे पता चलता है कि वेंटिलेशन के छेद से पहले भी जंग हटाने की कोशिश हुई थी। वह औजार से जंग खुरचने लगती है ताकि टेसा के साथ भाग सके। उसी वक्त रे और डॉक्टर जेंडर की लाश समुद्र में फेंक रहे होते हैं। फिर वे कमरे में आते हैं और रे टेसा को खींचता है। काया रोकती है पर रे उसे मारकर बेहोश कर देता है। थोड़ी देर बाद काया को होश आता है और वह वेंट की तरफ दौड़ती है। वह वेंट के चारों ओर लगी जंग को खुरचने लगती है। रात होने तक काया वेंट खोलने में कामयाब हो जाती है। वह निकलकर नाव के डेक पर आती है। फिर एक कंट्रोल रूम से एक बकरी का बच्चा लिए बाहर आता है। उसके बाद वह उसे जहाज के डेक पर बांध देता है ताकि डॉक्टर उसके अंग निकाल सके। उसी पल काया चुपके से कंट्रोल रूम में घुस जाती है। वह वायरलेस चालू करके मदद के लिए संदेश भेजने की कोशिश करती है, लेकिन अफसोस कोई जवाब नहीं मिलता। अचानक काया को रे के आने की आहट सुनाई देती है तो वह तुरंत इंजन रूम में जाकर छिप जाती है। ऐसा लगता है कि रे बाथरूम के अंदर है। रे की कोई आवाज न आने पर काया वापस कमांड रूम लौट आती है। वहाँ वह अपने और अपनी सहेली के बचाव के लिए कुछ ढूंढने लगती है।
लगती है। उसे एक तीर वाली बंदूक मिलती है जिसे उठाकर वह बाहर निकल जाती है। वह डॉक्टर पर बंदूक तानकर उन्हें टेसा से दूर रहने को कहती है, लेकिन डॉक्टर उससे डरता नहीं है और उसके करीब जाता है। तभी काया उसे सीने में तीर मार देती है और काया टेसा के पास उसे आजाद कराने जाती है। डॉक्टर अभी भी जिंदा है। काया को जमीन पर पटक गला घोटने लगता है। तभी टेसा खुद को छुड़ाती है और स्केलपेल से डॉक्टर की पीठ पर वार कर उसे मार डालती है और उसके बाद रे कंट्रोल रूम से बाहर आता है। डॉक्टर की लाश को जमीन पर देखकर वह हैरान रह जाता है। वह इधर उधर देखता है ताकि समझ सके कि आखिर हुआ क्या है, और जब वह जमीन पर बंदूक देखता है तो उसे समझ आ जाता है कि काया कमरे से भाग निकली है। उसने डॉक्टर को मार दिया और अपनी सहेली को बचा लिया। फिर रे तेजी से आगे बढ़ता है और उस नाव में छेद कर देता है जो डॉक्टर को जहाज तक लाई थी, ताकि काया और टेसा उसका इस्तेमाल करके भाग न सके। इसके बाद वह एक टॉर्च लेता है और उन्हें ढूंढने लगता है, जब तक कि वह उन्हें समुद्र में डॉक्टर की नाव की तरफ तैरते हुए नहीं देख लेता। वह कंट्रोल रूम में जाता है ताकि नाव चालू करके उनके पीछे जा सके, लेकिन उसे यह देखकर हैरानी होती है कि नाव खराब है और चालू नहीं हो रही है। इसीलिए वह इंजन रूम में नीचे जाता है ताकि पता लगा सके कि क्या हुआ है। रे हैरान रह जाता है जब उसे पता चलता है कि इंजन की फ्यूल लाइन कटी हुई है। काया ने ही लाइन काटी थी ताकि मोटर की आवाज से रे का ध्यान न भटके। अब काया और टेसा की ओर चलते हैं। टेसा ने लाइफ जैकेट पहनी है, पर थकान के कारण वह तैर नहीं पा रही। काया उसे हिम्मत देती है और नाव तक पहुंचने के लिए हौसला बनाए रखने को कहती है। वह उसका हाथ पकड़कर उसे खींचती है। टीसा कहती है बहाव तेज है जो उन्हें नाव से दूर ले जाएगा। वह उसे छोड़ तैरकर नाव तक जाने को कहती है। काया मना करती है, पर टीसा उसे धक्का देकर कहती है कि वह इंतजार करेगी। इसके बाद काया तब तक तैरती रहती है जब तक वह नाव तक नहीं पहुंच जाती। नाव पर चढ़ते ही वह सीधे कॉकपिट की तरफ जाती है। वह ट्रांसमीटर चालू करती है और मदद के लिए संदेश भेजती है। कोस्ट गार्ड का जवाब पाकर काया खुश हो जाती है। वह उन्हें अपनी कहानी विस्तार से सुनाती है। कोस्ट गार्ड का अधिकारी उससे नाव पर लगे लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस को चालू करने के लिए कहता है। काया उसे बताती है कि उसे सामने लगे कंट्रोल पैनल को चलाना नहीं आता। ऑफिसर उससे एक खास डिवाइस ढूंढने के लिए कहता है जिसका इस्तेमाल इमरजेंसी में लोकेशन पता करने के लिए किया जाता है। काया तब तक ढूंढती रहती है जब तक उसे वह डिवाइस मिल नहीं जाता। फिर ऑफिसर उससे कहता है कि वह उस डिवाइस को समुद्र में फेंक दे। वह उसे बताता है कि यह डिवाइस अपने आप काम करता है और पानी में गिरते ही उन्हें सिग्नल भेज देगा, जिससे वे उसकी लोकेशन का पता लगा पाएंगे और उसे बचाने के लिए आ जाएंगे। काया उस डिवाइस को समुद्र में फेंकने के लिए केबिन से बाहर निकलती है, लेकिन उसे डेक पर कोई आवाज सुनाई देती है। वह डर जाती है और वापस केबिन में चली जाती है। उसी समय रे डेक पर आ जाता है और काया को खोजने के लिए तेजी से आगे बढ़ता है। काया केबिन से बाहर आती है। उसके हाथ में सिग्नल गन है। तभी अचानक रे उसके पीछे से आ जाता है तो वह उसे बंदूक से मारने की कोशिश करती है, पर वह उससे तेज है और पेट में छुरा घोंप देता है। काया गिर पड़ती है और रे पास बैठता है ताकि उसे मरते देख सके, पर काया सिग्नल गन से उसे मार देती है। वह उसे अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखती रहती है। फिर काया लोकेटर उठाती है और उसे समुद्र में फेंक देती है और तभी वह डिवाइस तुरंत चालू हो जाता है और सिग्नल भेजने लगता है। जैसे ही सुबह होती है, कोस्ट गार्ड की टीम नाव तक पहुंच जाती है। उन्हें काया जमीन पर बेहोश पड़ी मिलती है। वे उसकी जांच करते हैं और पाते हैं कि वह अभी भी जिंदा है। उसी समय बाकी सेना समुद्र में टेसा की तलाश कर रही होती है जब तक कि वे उसे ढूंढ नहीं लेते। उसके बाद बचाव विमान आते हैं और काया और टेसा को तट पर ले जाया जाता है। पैरामेडिक्स उनका स्वागत करते हैं और उन्हें अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस में बैठाते हैं और उसी पल टेसा काया की ओर देखती है। ऐसा लग रहा है कि वह उसकी जान बचाने के लिए उसका शुक्रिया अदा कर रही है और फिल्म खत्म हो जाती है।